आज से अपन कंपनी अकाउंट्स चालू करने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर ही होता है इश्यू ऑफ शेयर्स। नाउ इस पूरे चैप्टर को समझाने से पहले तुम्हें एक चीज समझना पड़ेगी, आईएससी बहुत डिफरेंट है हर लेवल पे। इवन जिस लेवल पे बैलेंस शीट भी बनाई जाती है, अगर तुम सीबीएसई के तरीके से पढ़ रहे हो तो कुछ चीजें तुम मिस आउट कर सकते हो, जो शायद तुम्हें करना भी पड़े और ना भी करना पड़े, तुम एक्स्ट्रा काम करते हुए चल रहे हो। इसलिए आईएससी के लिए अपनी सेपरेट प्लेस होना जरूरी थी। यानी आज से लेकर अब बोर्ड एग्जाम्स तक मैं तुम्हारे साथ हूं। अपन पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, और जहां जैसी तुम्हें जरूरत लगे बस कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि अब से रेगुलर वीडियो आएंगे और कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट होगी उसका वीडियो अगले दिन तुम्हें मिल जाएगा। जब भी हम इशू ऑफ शेयर्स जैसा चैप्टर पढ़ना चालू करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि आखिर इस शेयर टर्म का मीनिंग क्या है। मुझे इसका आंसर ढूंढने के लिए तुम्हारे 11th क्लास में जाना पड़ा। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को अपने बिजनेस को उस लेवल पे एक्सपांड करना है जहां पे मेरे बिजनेस का कोई तोड़ ना हो इन टर्म्स ऑफ मनी इन्वेस्टेड। तुम भी चाहोगे तुम्हारे बिजनेस में करोड़ों रुपए लगे हो, तो मैंने सोचा स्टार्ट करता हूं सोल प्रोप्राइटरशिप से। फिर मेरे को उसकी लिमिटेशन पता चली, अगर मैं सोल प्रोप्राइटर हूं तो मेरी जेब में कितना पैसा होगा। मैं ठीक है थोड़ी बहुत जॉब करके कमा लूंगा, थोड़ा बहुत यहां वहां काम करके कमा लूंगा और पैसा लगा दूंगा बिजनेस में, बट फिर भी मैं लिमिटेड रहूंगा। मैंने सोचा चलो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में चले जाते हैं, ज्यादा लोग हैं काम करने वाले, इकट्ठा पैसा लेके आएंगे, लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन उसमें लिमिटेशन है, कितने लोग, 5 10 लोग, 15 लोग, चलो बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिली है तो 50 लोग। फिर भी मेरे को थोड़ा सा लिमिटेशन लगा, मैंने कहा करोड़पति नहीं बन पाऊंगा इससे मैं। करोड़पति मतलब मेरे को अरबपति बनना है सीधे सीधे, करोड़पति तो पहली स्टेप है। फिर मैंने सोचा और क्या मेरे पास लॉजिक है, या कौन सा बिजनेस अभी मेरे पास अवेलेबल है लीगल टर्म्स में। जरूरी लीगल टर्म बहुत जरूरी हो जाता है ना, तो उस टर्म में फिर मैंने सोचा एक काम करता हूं, पार्टनरशिप चालू करता हूं। बेस्ट है, 50 मेंबर तक हो सकते हैं, लीगली हो सकते हैं, सब मिलके काम करेंगे, करोड़पति बनेंगे। लेकिन फिर मुझे समझ में आया ये लिमिटेशन क्यों, 50 ही लोग क्यों? क्योंकि अगर 50 पीपल भी होंगे, 50 ओनर्स होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे, फिर भी कैपिटल लिमिटेड हो गई ना। अगर हर एक इंसान करोड़ रुपए भी लगा देता है तो 50 करोड़। मेरे को तो जाना है अलग ही लेवल पे जहां कोई लिमिटेशन ही ना हो। तो इन सारी लिमिटेशंस को देखते हुए मेरे दिमाग में आया कोई ना कोई तो होता होगा यार ऐसा बिजनेस, या कोई ना कोई ऐसा कानून एक्ट तो बना होगा जो मुझे अनलिमिटेड कैपिटल की एक्सेस दे दे। मतलब कोई लिमिटेशन ही ना हो। मेरे को अगर आज बैठे बैठे 600-700 करोड़ रुपए चाहिए तो मेरे को यह ना देखना पड़े कि कानून रोक देता है मुझे। पार्टनरशिप के अंदर 50 लोग हैं, 50 लोग ही पैसा लगा सकते हैं, लिमिटेड पैसा लगा सकते हैं, इसके ऊपर पैसा ही नहीं मिल सकता। मेरे को वो लिमिटेशन नहीं चाहिए थी अपने बिजनेस में। तो मैंने जब पता किया, रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि ये पॉसिबिलिटी बनती है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, या यूं बोलूं तो पुराना जो कंपनीज एक्ट है 1956 उसके तहत। आइदर और होगा, या तो 2013 चल रहा होगा या तो 1956 चल रहा होगा, आइदर और है। मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने सोचा ठीक है यार, आज मुझे पता चला पहली बार लाइफ में अगर मुझे अनलिमिटेड एक्सेस चाहिए कैपिटल का तो मुझे कैसे मिल सकता है। मैंने सोचा शुरुआत तो छोटी करूंगा यार, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं जाऊंगा। अभी मेरे पास 20-25 लाख रुपए हैं लगाने के लिए, से फॉर एन एग्जांपल 25 लाख है। मैंने अपना इससे एक छोटा मोटा प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस चालू किया। मुझे जाना था पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड में भी मैं अभी आगे जब डिफरेंसेस तुम्हें बताऊंगा तो मैं सब बताऊंगा, कोई चीज नहीं छोड़ूंगा। पब्लिक लिमिटेड में मेरे को मिलने वाला था अनलिमिटेड एक्सेस कैपिटल का। मेरे को जितनी चाहिए मेरे को उतनी कैपिटल मिल जाएगी, जितनी एंडलेस कैपिटल मिल जाएगी। किसमें? पब्लिक लिमिटेड में। लेकिन मैंने शुरुआत छोटी की। देखो यार, सपने बड़े देखो लेकिन कदम फूक फूक के रखो। मैं भी वही कर रहा था, मैंने प्राइवेट लिमिटेड से चालू किया था। लेकिन एक क्लॉज आ गया यार, मेरे को थोड़ा सा धक्का लगा, लेकिन फिर भी मैं संभल गया, क्योंकि मुझे इससे अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ कैपिटल मिलने वाला था। मुझे मालूम था कि कोई मुझे रोकेगा नहीं, मुझे कल पैसे के लिए नहीं भटकना पड़ेगा या अपने आप को लिमिट नहीं करना पड़ेगा कि यार अगर मैं कंपनीज होता ना तो मेरे पास शायद पैसे की कमी नहीं रहती। इसलिए मैंने वो क्लॉज को एक्सेप्ट कर लिया। तुम्हें भी जानना होगा वो क्लॉज क्या है। पार्टनरशिप के अंदर आपकी आइडेंटिटी है, आप ही ओनर हो, आप ही सब कुछ हो, बिजनेस भी आप हो। आप कल चले गए, बिजनेस नहीं रहेगा। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में फैमिली बिजनेस हो जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में तुम ही बिजनेस हो, मतलब तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, ये तीनों बिजनेसेस में चलता था। कंपनी अकाउंट्स के अंदर एक जिम्मेदारी जुड़ गई, मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर, अकाउंट्स तो अपन बाद में बात करेंगे। वो जिम्मेदारी पता है क्या थी? अबाउट द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सोच के देखो, बाकी सारे जितने भी बिजनेसेस थे लिमिटेशन था, और लिमिटेशन क्या था? ठीक है ना, तुम ओनर कहलाओ, बिल्कुल कहलाओ, लेकिन तुम गए तो बिजनेस भी डूब गया, बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर भारत सरकार या भारत का कोई भी कानून तुम्हें ये एक्सेस दे दे अनलिमिटेड कैपिटल का, तो वो एक हक तुमसे छीन लेता है कि तुम
और बिजनेस अलग अलग हो जाओगे। क्योंकि अगर कल तुम डूबते हो या तुम्हारे को मेंटली इल घोषित कर दिया जाता है, बाय हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, बाय सम कॉन्सिक्वेंसेस, तुम्हारे हेल्थ इश्यूज हैं, या तुम रिटायर होना चाहते हो, ये करोड़ों का बिजनेस अगर डूबा तो पूरी इकोनॉमी को डूब के ले जा सकता है, पूरी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। क्योंकि यहां पे हम बात कर रहे हैं हजारों करोड़ की, 100-200 करोड़ की बात नहीं कर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ आर इन्वॉल्व। बिकॉज मैंने बोला ना कि कैपिटल का एक्सेस इतना बड़ा है जहां पे कोई गिनती नहीं है। तुम बस ग्रो करो अपने बिजनेस को, आउटपुट ग्रो होना चाहिए, सेल्स रेवेन्यू अच्छा खासा आना चाहिए, तुम अपने बिजनेस को जितना ग्रो कर सकते हो करो, चाहे अमेजन हो, चाहे टेस्ला हो, चाहे टाटा हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे अदानी हो, किसी को भी ले लो। ये सारे बिजनेसेस जो हैं ये अपने ओनर से डिस्टिंक्ट कर दिए जाते हैं अगर आप कंपनी के अंदर आ जाते हो, कंपनीज एक्ट 2013 या 1956 के तहत आ जाते हो। तो यहां पे कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है इंडिविजुअल से, यानी मैनेजमेंट अलग है, ओनरशिप अलग है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, ओनर्स आर द मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ओनर्स आर एवरीथिंग, सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर्स आर एवरीथिंग, बट कंपनीज में ऐसा नहीं है। सिंपल एक रीजन के कारण कि अगर एक कंपनी भी डूबती है, एक और विजय माल्या निकलता है अगर, तो पूरी इकोनॉमी क्रैश होने के खतरे होते हैं। आज सोच के देखो, अदानी को कुछ हो जाता है, रिलायंस को कुछ हो जाता है, पूरी इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी, टाटा को कुछ हो जाता है, पूरी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। और काफी सारे लोग इंडिविजुअल्स बोलते हैं ना, इंसानों पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है, और ये यहां पे बिल्कुल सत्य है कि अगर आपने कोशिश भी की कि ठीक है इंसानों पे भरोसा कर ले, कोई एक धोखा देके जाएगा। विजय माल्या इज द प्राइम एग्जांपल, एंड दैट इज द रीजन जब मैं तुम्हें कंपनी अकाउंट्स पढ़ाना चालू कर रहा हूं तो मेरे को यह चीज बहुत क्लियर करनी पड़ेगी कि कंपनी अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, आपका अलग वजूद रहेगा, कंपनी आपकी रहेगी, आप कंपनी में हिस्सा ओन कर सकते हो, इतना परसेंटेज आपका है, बिल्कुल माना जाएगा, मान्यता प्राप्त रहेगी आपकी, जितना आपका हिस्सा है आपका हिस्सा है। लेकिन आपके आने से, आपके जाने से, आपके साथ कुछ भी होने से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का अपना सेपरेट वजूद है। आज आप हो तो भी कंपनी है, कल आप नहीं हो तो भी कंपनी है। यानी स्टीव जॉब्स आज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि एप्पल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एप्पल एग्जिस्ट कर रहा है और $1 ट्रिलियन कंपनी बना है। कैसे? क्योंकि सरकार ने सही फैसले लिए हैं। सरकार जानती है कि ऐसे बिजनेसेस को कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे ग्रो किया जाता है। सोचो, अगर यूएसए गवर्नमेंट को $1 ट्रिलियन का आज नुकसान हो जाता है, सिर्फ किस कारण से? क्योंकि स्टीव जॉब्स नहीं है, या जेफ बीजोस के कारण हो जाए, या टेस्ला के कारण हो जाए। सोचो कितना बड़ा नुकसान होगा, पूरी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। एंड दैट इज द रीजन ओनर इज डिफरेंट, बिजनेस इज डिफरेंट। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? तो मैं आगे समझा सकता हूं। अब क्योंकि ये कंपनी डिफरेंट है ना, मैं इसको थोड़ा सा खाली कर लूं ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं मैं कॉन्सेप्ट क्या बताने वाला हूं। अब मैंने क्या बोला, ये कंपनी अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो एक बात बताओ भैया, पैसा कहां से आएगा? कंपनी के पास थोड़ा ना कुछ ऐसा सोर्स है, कंपनी इंसान थोड़ा ना है। कंपनी है क्या? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। वैसे तुम लोग 11th में पढ़ चुके होगे, बट मैं बता देता हूं, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है जिसका ऑन पेपर, किताबों में, कागजों में वजूद है, लेकिन कभी भी इसका वजूद हमने प्रैक्टिकलिटी में ऐसा, मतलब लाइक तुम्हें कभी ऐसा दिखा हो कि मतलब अमेजन तुम्हें घूमता हुआ दिखाओ, जेफ बीजोस दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे, लेकिन अभी अमेजन कहां हो, तुमसे ही कल प्रोडक्ट खरीदा था? नहीं, नॉट पॉसिबल, बिकॉज अमेजन एक अलग चीज हो जाती है। रिलायंस कभी घूमता दिखाओ भैया, वो कल हम आपकी रिलायंस जियो की सिम लेके चल रहे थे, आप बगल से निकले थे हमारे, कि तुमने कभी रिलायंस को कॉल किया? नहीं, कंपनी को कॉल कर सकते हो। यहां पे कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है। अब इसमें लगाने वाले पैसे के लिए लोग होने चाहिए। अब क्या होता है, कंपनी में जो कैपिटल लगती है बेटा, वो करोड़ों अरबों की होती है। एक या दो या तीन लोग नहीं लगा सकते। मैं बात कर रहा हूं जो प्रीवियसली मैंने तुम्हें लिखा था, एवरी सिंगल थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज अबाउट पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड से तुम शुरुआत करो, लेकिन जो आज अपन कंपनी अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं, इट इज अबाउट पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो तुम्हें दिमाग में भी वही रखना है कि भैया पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करेंगे। नाउ पब्लिक लिमिटेड कंपनी की खासियत क्या है? तुम और मेरे जैसे लोग भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। काफी बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया पब्लिक सेक्टर और पब्लिक लिमिटेड कंपनी थोड़ा सा सिमिलर साउंड करता है। जहां सेक्टर आ जाए बेटा, वो भारत सरकार के अंडर आ जाता है, जहां पे मतलब सामाजिक विकास के लिए काम किया जाता है, लोगों की भलाई के लिए काम किया जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट लिमिटेड कंपनी। एलटीडी जहां लग जाता है ना, जो मैंने यहां पे लिखा है ltd.co. ये हो जाती है कंपनी, जहां पे आम जनता एज एन इन्वेस्टर उस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। आपको लगाना है आप लगाओ, फ्री हो, मेरे को लगाना है मैं लगाऊंगा, मैं फ्री हूं। यानी एंडलेस लोग, हजारों लोग, लाखों लोग पैसा लगा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और सरकार ने क्योंकि पहले ही ओनर को डिफरेंट कर दिया है कि ओनर आप अलग बैठो, आपका हिस्सा हो सकता है, लेकिन कंपनी आप नहीं हो, कंपनी अलग ही है, आप हिस्सा ओन कर सकते हो उसके अंदर। तो वहां पे भारत सरकार ने उस कंपनी को अलग करके इतना भरोसा डेवलप कर दिया है कि जब सारे लोग मिलकर पैसा लगाएंगे तो वो कंपनी ऑटोमेटिकली ग्रो होना चालू हो जाएगी। ये बिगेस्ट एडवांटेज होता है कंपनी बनाने का।
तो जब यहां पे कंपनी बनना शुरू होती है तो उस कंपनी में लगती है कैपिटल। आपके और मेरे जैसे लोग इस बिजनेस में पैसा लगाना चालू करते हैं। जब बिजनेस को ये पैसा मिलता है तो कोई एक पॉइंट से नहीं आ रहा है पैसा, सिर्फ 2 या 5 लोग नहीं लगा रहे हैं, यहां पे बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पैसे के अंदर, हजारों लाखों लोग में कर रहे हैं। एंड इसलिए बोला जाता है ये कैपिटल जो होती है ये शेयर्ड कैपिटल होती है, ये शेयर किया जा रहा है। जब कंपनी में जाके बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक की जाएंगी तो ये नहीं बोला जाएगा मोहन, सुरेश और आकाश की कैपिटल है, नहीं, ये शेयर्ड कैपिटल है। इतने लाखों नाम हैं कि वो मेंशन नहीं किए जा सकते, इसलिए कैपिटल को क्या बोल दिया, शेयर कैपिटल या शेयर्ड कैपिटल, जो भी तुम बोलना चाहते हो। तो लॉजिक पता होना चाहिए कि इश्यू ऑफ शेयर्स में जो शेयर कैपिटल टर्म तुम आगे सुनोगे वो शेयर कैपिटल क्यों है, कोई तो लॉजिक होगा कि शेयर कैपिटल बोल रहे हो। वो इसलिए बिकॉज दिस कैपिटल इज बीइंग शेयर्ड अमंग लैक्स एंड लैक्स ऑफ इंडिविजुअल्स जो इन्वेस्टर हैं इस कंपनी के अंदर, इंक्लूडिंग जिसने वो कंपनी शुरू की थी उसका भी हिस्सा उसके अंदर है। एंड कंपनी अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, पहली चीज समझ में आ गई। नाउ जब कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है तो उस कंपनी को बहुत अच्छे से सुनना, मैं इसको दोबारा नहीं बोलूंगा, मैं चाहता हूं कि यहां पे तुम्हारा अटेंशन मेरे साथ हो, मेरी आंखों में देख रहे हो। जब कंपनी प्राइवेट से पब्लिक बनती है तो ये एक लॉजिकल डिसीजन होता है ओनर का, जिसने उस कंपनी को बचपन से, जीरो से, बेसिक से स्टार्ट किया, एक गैराज से स्टार्ट किया, अपने घर के कमरे से स्टार्ट किया, आज वो से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने वाला है। उस ओनर का इंटेंशनल डिसीजन होता है, जानते हुए कि अब उसका बिजनेस अलग कहलाएगा उसके वजूद से, फिर भी वो ओनर करता है ऐसा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है आज अगर वो 5 करोड़ कमा रहा है उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, तो पब्लिक लिमिटेड बनने के बाद वो 500 करोड़ तक कमा सकता है। तो सरकार ऐसा नहीं करती कि तुम्हारा बिजनेस छीन रही है, सरकार ने तुम्हें नेक्स्ट लेवल अपॉर्चुनिटी दे दी है कि सोच के देखो, जब पूरी दुनिया तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगाएगी तो तुम कितने बड़े करोड़पति आदमी होगे। एंड दैट इज द रीजन मैक्सिमम लोग जो प्राइवेट लिमिटेड से शुरुआत करते हैं, पार्टनरशिप से शुरुआत करते हैं, जॉइंट हिंदू से शुरुआत करते हैं, वो अल्टीमेटली अपने आप को कन्वर्ट कराते हैं कंपनी में। क्योंकि भारत के अंदर अगर सबसे अपडेटेड कानून बिजनेस के लिए कोई है तो वो कंपनीज एक्ट 2013 है। जितने प्रोविजंस, जितनी चीजें, फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जितनी सब्सिडीज अवेलेबल हैं, वो कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। आपको लिस्ट करने को मिलता है अपने बिजनेस को शेयर मार्केट में, पब्लिक पैसा लगाती है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। एंड दैट इज द रीजन ये जो कंपनीज अकाउंट्स है तुम्हें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कल तुम भी बिजनेस शुरू करो और तुम्हें भी मजा आए अपने बिजनेस में और लोगों से पैसा लगवा के। भले ही फिर तुम सिर्फ दूर के ओनर हो जाओगे जिसमें तुम हिस्सा होल्ड करोगे, बट अगेन तुम अपनी कंपनी को कितना ग्रो कर सकते हो ये सोच के देखो। तो इतनी राम कहानी, खैर मैं इशू ऑफ शेयर्स भी बताऊंगा कि इशू ऑफ शेयर्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली कंपनी जब पब्लिक लिमिटेड बनती है तो कंपनी ऑफर करती है आम जनता को, इन्वेस्टर्स को, कि आओ हमारे बिजनेस में पैसा लगाओ। और आम जनता तब तक नहीं लगा सकती जब तक आप खुद से मार्केट में अपने हिस्से ना निकालो खरीदारी के लिए कि लोग खरीद सकें। तो इसलिए वो इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर है कि आप हिस्सा इशू कर रहे हो मार्केट में, लोगों को ऑफर कर रहे हो आओ हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। बट शुरुआत कहां से हुई? तो हमारे एक लिंडले भाई साहब थे जिन्होंने बेसिकली कंपनी के बारे में शुरुआत की थी बताने की। उसके बाद कानून बनते चले गए, चीजें अलग अलग लेवल पे फॉर्म होती गई, बट कोर में तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आखिर ये कंपनी होती क्या है, क्यों उसको ऐसे कंपनी बनाया गया, कैसे बना। तो भैया हमारे जो लिंडले साहब थे, लॉर्ड जस्टिस लिंडले सर जी, इन्होंने बहुत सिंपल बात की थी। एंड मैं बहुत बहुत खुश होता हूं, सी ब्रिटेन के थे, है ना, मतलब उनका यूके से नाता रहा है, और इन्होंने बहुत सिंपल बात बोली, इसलिए मैंने शायद इनकी डेफिनेशन ली, क्योंकि 11th में तुमने बहुत अलग डेफिनेशन पढ़ रखी है जो कि आगे आएगी। बट समझो जरा इन्होंने क्या बोला, ये एक एसोसिएशन है। जब भी कंपनी की बात करोगे तो ये एक संगठन है, ये लोग यहां पे आ रहे हैं मिलके, बिकॉज दे हैव द सेम विजन। तुम सोच के देखो ना, कोई किसी कंपनी में पैसा क्यों लगाता है? क्योंकि उसको वो मकसद दिखता है, क्योंकि उसको वो विजन दिखता है। आज जब मैं रिलायंस कंपनी को देखता हूं, जब मैं टाटा को देखता हूं इलेक्ट्रिक कार्स बना रही है, जब मैं अदानी को देखता हूं हजारों करोड़ का लोन होने के बाद भी मुझे उस कंपनी पे भरोसा है। क्यों? क्योंकि मुझे विजन दिखता है कि ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या बनना चाह रहे हैं, एंड उसके लिए बहुत डिटेल्ड स्टडी लगती है। तो हाँ, ये संगठन है कि मेरा ओनरशिप रहा है इस बिजनेस पे, प्राइवेट लिमिटेड रही है, आज मैं आम जनता के सामने ऑफर कर रहा हूं, तुम सब आके पैसा लगाओ। तो जितने भी लोग हैं पढ़े लिखे हैं, वो विजन देख पा रहे हैं उस कंपनी का, तो ये क्या कर रहे हैं, साथ में मिलके आ रहे हैं इकट्ठे, एसोसिएशन बन रहा है, संगठन बन रहा है। किसका? पर्संस का, लोगों का। ये जरूरी है कि यहां पे लोग होना चाहिए। हाँ, लेकिन लिंडले भाई साहब चालाक थे, इन्होंने ये नहीं बोला कि रियल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन, इन्होंने बोला लोगों का होना चाहिए संगठन। अब आगे देखेंगे जो भी होगा कैसे, हु कंट्रीब्यूट। वैसे तुम्हें क्या लगता है कौन से पर्सन से, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर तुम्हें मजा आ रहा है ना तो मैं चाहूंगा कि तुम्हारे कमेंट्स आना चालू हो जाए, ठीक है। तो इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु कंट्रीब्यूट्स मनी, मतलब
जब लिंडले भाई साहब ने बताया था ना, तो उन्होंने कहा था कि यस इट इज कैपिटल, बट कैपिटल है क्या? पैसा ही है ना। तो यहां पे भी उन्होंने वही बोला था कि ये वो संगठन है लोगों का जो लोग आकर मिलके साथ में पैसा लगाते हैं या फिर पैसे के बराबर कोई चीज लगाते हैं। तो ये क्योंकि बहुत पहले की डेफिनेशन दी हुई है, तो उस टाइम पे होता क्या था, या तो आप बिजनेस में पैसा लगाओगे और उस पैसे से फिर एसेट्स खरीदोगे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, सारी चीजें खरीदोगे, या फिर सीधे वही लगा दो ना, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी आप ऑफर कर दो। क्योंकि अगर आप एसोसिएशन बनाओगे, संगठन का पार्ट बनोगे, आपसे पूछा जाएगा कि हम आपको संगठन में क्यों लेके आए, एसोसिएशन में क्यों लेके आए, व्हाई यू शुड बी कंसिडर्ड एज द शेयर पार्टनर ऑफ द बिजनेस, मतलब मेंबर ऑफ द बिजनेस। क्यों कहलाएंगे आप बिजनेस के ओनर, क्यों कहलाएंगे बिजनेस के मेंबर? तो आप बोलेंगे मैं लैंड लेके आ रहा हूं, मैं बिल्डिंग लेके आ रहा हूं, मैं प्लांट लेके आ रहा हूं, मैं मशीन लेके आ रहा हूं। कोई बोलेगा मैं तो सीधे गड्डी लेके आ रहा हूं, पैसा लेके आ रहा हूं, लोस भैया सीधे गड्डी, मतलब ये वाली नहीं, मतलब वो कैश वाली गड्डी लेके आ रहा हूं, तो वो मनी वाली चीज हो गई। ठीक है, या तो पैसा लेके आओगे, पैसे के बराबर कोई चीज लेके आओगे जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है। टू अ कॉमन स्टॉक। अब यहां पे कॉमन स्टॉक का मतलब समझो, यहां पे ये स्टॉक जो है ये सिनोनिम है कंपनी का। इन्होंने बोला कि लोग संगठन बनाएंगे जहां पे ये पैसा या पैसे के बराबर चीजें कंट्रीब्यूट करेंगे टू अ कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक मतलब कॉमन, किसी मतलब ब्रांडिंग के लिए बोल लो या ऑब्वियसली किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोलो, तो यहां पे वो कंपनी है। जब लिंडले साहब ने ये डेफिनेशन दी थी तो उन्होंने स्टॉक बोला था। हाँ, हम स्टॉक समझते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक वगैरह होता है, बट यहां पे स्टॉक का मीनिंग जो है वो सिंपली कंपनी के बारे में डिनोट कर रहा है कि हम एक कॉमन कंपनी के लिए काम करें, कॉमन ब्रांडिंग के लिए काम कर रहे हैं, एंड एम्प्लॉय इट फॉर सम कॉमन पर्पस। हाँ, इसके पीछे कॉमन पर्पस भी है। अब तुम पूछोगे भैया कॉमन पर्पस बताओ कौन सा है भैया, अब आप ही बता दो कॉमन पर्पस क्या है। अल्टीमेटली अगर हम उस ब्रांड के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस कंपनी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कॉमन पर्पस क्या है? या तो आप गुड्स ऑफर करोगे मार्केट में, या तो आप सर्विसेज ऑफर करोगे मार्केट में। तो कॉमन पर्पस हुआ कि नहीं? कि आप सभी का एक कॉमन पर्पस है, मैक्सिमाइजिंग द सेल्स बाय द वे ऑफ आइदर गुड्स और सर्विसेज। तो ये कॉमन पर्पस के अंदर आ जाता है। तो लिंडले साहब ने बड़ा क्लियर डेफिनेशन दिया, संगठन बनेगा, लोगों का बनेगा जो पैसे या पैसे के बराबर की चीजें इन्वेस्ट करेंगे एक कंपनी में जिसका एक कॉमन पर्पस है, आइदर टू ऑफर गुड्स और सर्विसेज इन द मार्केट, सो दैट हम वो बेचकर मार्केट से पैसा कमा सके, रेवेन्यू जनरेट कर सके, एंड अल्टीमेटली जो पैसा लगाया था उसके वर्थ में प्रॉफिट कमा सके। लेकिन तुम्हें यहां पे मेरे पे भरोसा थोड़ी ना होगा, तुम्हें चाहिए वो लीगल डेफिनेशन जो कि एक्चुअल में तुम लोगों ने 11th में सुनी है कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जो मैं तुम्हें बता चुका हूं कि ऑब्वियसली कभी तुम्हें इंसान जैसा घूमता हुआ नहीं दिखेगा कि वो कंपनी के नाम का इंसान है। तो यस, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कानून के द्वारा इसको क्रिएट किया जाता है। तुम मुझसे पूछोगे भैया कानून कौन सा? अपन ने यहां पे लिखा था, मैं फिर से लिख देता हूं, 2013 वाला एक्ट था या फिर 1956 वाला एक्ट था, कंपनीज एक्ट। और मुझे यह लगता है कि तुम मेरे साथ नोट्स बना रहे हो तभी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, अदरवाइज स्लाइड्स पे बताना कंपैरेटिवली आसान है, बट वो फीलिंग नहीं आती है भैया वाली, वो फीलिंग नहीं आती है 1-to-1 इंटरेक्शन वाली। ऐसा लगता है कि बस मैं आया और स्लाइड स्क्रॉल करके चला गया। वो फील आना चाहिए कि यार ये इंसान अगर मेहनत कर रहा है ना तो हमें भी मेहनत करनी है। चाय कॉफी आ जाना चाहिए, चाहे भले ये वीडियो पॉज करो यहां पे, अगर मजा आ रहा है तो फटाफट चाय कॉफी गर्मा गर्म आ जानी चाहिए। मेरी कॉफी वहां पे रखी हुई है, मैं बेटा कॉफी के साथ ही पढ़ाता हूं, मजा आता है, मतलब अलग ही फील, जो होठ वोट काले दिख रहे हैं वो इसी कारण से, कॉफी का फील अलग होता है। तो तुम्हारे पास भी होनी चाहिए कॉफी, बिंदास पढ़ो, कहीं पे भी कुछ भी लगे कि भैया ने ये मिस करा दिया मेरे को कमेंट कर देना, मैं दूसरे दिन ही डाल दूंगा, कल ही तुम्हें मिल जाएगा, बट वो फीलिंग होनी चाहिए। और एक लास्ट चीज रिक्वेस्ट करूंगा, ये स्टोरी इंस्टाग्राम पे डालो कि कॉमर्स बाबा से पढ़ रहे हैं, एंड मैं तुम्हें टैग बैक करूंगा, और अगर कोई लाइफ में परेशानी है मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मेरा रिस्पॉन्स ऑडियो के थ्रू आ जाएगा। ठीक है, शुरू करता हूं आगे। तो मेरे भाइयों, कंपनीज एक्ट की बात कर ली, चलो अब आ जाते हैं जो तुमने हमेशा से डेफिनेशन देखी है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन। सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो एक ही बात है कि सेपरेट लीगल एंटिटी है। कानूनी तौर पे हमेशा कंपनी अलग से एग्जिस्ट करेगी। जैसे तुम्हारा खुद का आधार कार्ड होता है, वो बेरोजगारों वाली फोटो जो छपी रहती है तुम्हारे आधार कार्ड पे अजीब सी, मेरी भी सेम वैसी फोटो है, तभी मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो वो तुम्हारा आधार कार्ड है, कंपनी का खुद का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, तो कंपनी का कानूनी वजूद अलग हो गया है। ठीक है, क्रिएटेड बाय लॉ, कानून ने क्रिएट किया है, जिसकी अपनी खुद की कानूनी वजूद है, विद अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब भी मैंने तुम्हें बताया था कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम रहते हो नहीं रहते हो, तुम रिटायर हो जाते हो, तुम इल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी अपना काम करती रहेगी, क्योंकि कंपनी का कानूनी वजूद अलग कर दिया है। क्योंकि तुम डूबे सनम, कंपनी डूबी बेटा, इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, इसलिए कंपनी को अलग कर दिया, तुम्हें बिल्कुल अलग उठा के रख दिया। ओनरशिप रखो ना, एक सर्टेन परसेंटेज रखो, कोई मतलब नहीं है उससे, तुम्हारा होगा ओनरशिप, बिल्कुल होगी, बिल्कुल तुम्हारा ओनरशिप, जिस दिन बेचना हो बेचना, तुम्हें उसका पैसा मिलेगा। लेकिन कंपनी कानूनी तौर पे अलग काम करेगी, क्योंकि अब तुम बेटा इकोनॉमी लेवल पे आ गए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल सुना है ना तुमने,
कि तुम इस लेवल पे काम कर रहे हो कि अगर काम बिगड़ा तो तुम्हारा बिजनेस नहीं डूबेगा, पूरा भारत डूबेगा। तो इसलिए अलग भैया, तुम बिल्कुल परपेचुअल सक्सेशन हो गया। और फिर कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या हुआ? अब भैया कंपनी को चलाने के लिए कोई प्रूफ तो होना चाहिए कि एक लेटर बनाया गया, उस पर सिग्नेचर तो लगेंगे कि भैया तुम सिग्नेचर करके तो दोगे कि यार या मैं अप्रूव कर रहा हूं भैया, ये लेटर प्रॉपर है, ऑथराइज्ड है। लेकिन तुम्हारे सिग्नेचर की वैल्यू नहीं है जब तक कोई इसमें कॉमन सील नहीं लगी हुई है। इस कॉमन सील पे अगर तुम साइन करके देखो ना, ये प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड जो भी लिखा हुआ है, जिस तरह का भी तुम्हारा है, अगर ये सील नहीं लगी हुई है तो फिर उस लेटर का या लेटर हेड का कोई काम नहीं है। तुम रिप्रेजेंटेटिव हो कंपनी के, और उस रिप्रेजेंटेटिव के सिग्नेचर की वैल्यू तभी होगी जब कंपनी अपना ठप्पा लगाएगी, कॉमन सील होगा। अदरवाइज तुम्हारे सिग्नेचर की भी कोई वैल्यू नहीं है कंपनी के रेफरेंस में। तो अगेन एक बार और अपन रिवाइज करते हैं, अपन ने क्या क्या किया इसके अंदर। फीचर्स ऑफ अ कंपनी में अपन ने सबसे पहले किया सेपरेट लीगल एंटिटी, ये रहे तुम और ये रहा बिजनेस। बिजनेस अपना अलग एग्जिस्ट कर रहा है, तुम अपना अलग एग्जिस्ट कर रहे हो आधार कार्ड के तहत, ठीक है, ये तुम्हारा अलग एग्जिस्टेंस है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया। परपेचुअल सक्सेशन क्या कहता है? तुम रिटायर हो जाओ, मृत्यु हो जाए, तुम्हारी नहीं हो मतलब जो ओनर है उसकी मृत्यु हो जाए। ल्यूनेसी का मतलब होता है मेंटली इल हो जाना, क्रेजी हो जाना, उस केस में भी तुम्हारा बिजनेस चलना है, पागल हो जाना जैसे हम कहते हैं। या फिर इंसॉल्वेंसी हो जाए, आप बर्बाद हो जाए, आपकी प्रॉपर्टी चली जाए, उस केस में भी मेरे भाइयों बिजनेस चलता रहेगा, वहां पे भी बिजनेस नहीं रुकेगा, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। फिर आ जाता है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब समझाता हूं मैं तुम्हें। अब तुम तो बेचारे पब्लिक हो, तुमने कंपनी अच्छी देखी, पैसा लगा दिया, तुमने कहा तुम्हारा पैसा तुम लगाओगे इस बिजनेस में, फलता फूलता बिजनेस है, आगे चल के पैसा ज्यादा कमाएगा, तुम्हारे भी पैसे की वैल्यू जो इन्वेस्ट करके रखा है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और अगर वो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो तुम्हें भी देगी यार वो प्रॉफिट। तो ऐसे केस में मान लेते हैं कि तुमने उस कंपनी में 1 लाख रुपए लगा के रखे थे, ये सोच के कि ये कंपनी तो ग्रो होगी, आगे बढ़ेगी, अच्छा पैसा कमाएगी, अच्छा पैसा कमाएगी, तुम्हें भी कमा के देगी, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। हो सकता है तुम सोच के बैठे थे कि 10 साल में तुम्हारा ये 1 लाख रुपए जो कंपनी में इन्वेस्ट किया है 5-7 लाख रुपए 10 लाख रुपए तक हो जाए, हो सकता है 10 साल में हो जाए, कौन सी बड़ी बात है। या फिर प्रॉफिट अच्छा देगी ये कंपनी, तुम्हारा रेगुलर प्रॉफिट आता रहेगा, तुम्हारा इनकम होता रहेगा, साइड इनकम, पैसिव इनकम, ये सोच के तुमने 1 लाख रुपए लगाए थे। अब मान लेते हैं किसी कारण से मे बी इवेंट्स चेंज हो गए, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया, वो कंपनी लॉसेस में जाने लगी और बाय द एंड ऑफ द ईयर वो कंपनी डूब गई, बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। तो ऐसे केस में जो तुम्हारा पैसा डूबेगा वो 1 लाख रुपए जो तुमने लगाया था वही डूबेगा। पार्टनरशिप में तुमने सुना होगा कि पार्टनर्स का पैसा कुछ इस तरह से डूबता है कि अगर उनकी लायबिलिटी बची रह गई तो उन्हें घर से पैसा लाके देना पड़ता है, भले उनकी कैपिटल तो डूबती डूबती है और उन्हें घर से भी पैसा लाना पड़ता है अगर लायबिलिटीज पे करनी पड़े। कंपनी में ऐसा नहीं है। अगर तुमने 1 लाख रुपए लगाया था एक आम जनता जैसे, एक आम इंसान जैसे, तो अगर वो कंपनी डूबती भी है तो तुम्हारा वो 1 लाख रुपए लगाया हुआ डूबेगा, उससे 1 रुपए ऊपर नहीं डूबेगा। अच्छा तुम इससे पूछोगे कि भैया फिर तो यार ये रिस्की है इन कंपनीज में पैसा लगाना, पब्लिक लिमिटेड में है। तभी मैं बोलता हूं कि वो डीप डाउन स्टडी जो होती है इन्वेस्टर्स की वो करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही कॉन्फिडेंस में आके, हवा में आके शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो लिमिटेड लायबिलिटी हो गई, योर मनी और योर इन्वेस्टमेंट और योर लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड। उससे ज्यादा तुम्हारी लायबिलिटी नहीं है, जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतनी तुम्हारी लायबिलिटी है। नाउ नेक्स्ट कम इज कॉमन सील, जो मैं तुम्हें समझा चुका हूं। कोई भी सिग्नेचर होगा उस पे एक कॉमन सील का ठप्पा लगा होगा, तब उस सिग्नेचर की वैल्यू होगी, अदरवाइज वो सिग्नेचर की कोई वैल्यू नहीं है। तो हर कंपनी की एक कॉमन सील होती है, वो कॉमन सील ये बताती है कि जिस बंदे के सिग्नेचर हैं, ये कॉमन सील के थ्रू वो बंदा रिप्रेजेंटेटिव है उस कंपनी का। अगर कॉमन सील नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एंड फाइनली ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, एक पॉइंट और है बट पहले ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आज तुम्हें कंपनी अच्छी लग रही है, तुमने 1 लाख रुपए लगा के रखा है, तुम लगा के रखो, बट तुम थोड़े से क्लेवर इन्वेस्टर हो, तुम जानते हो, तुम कंपनी को भांप लेते हो कि ये लॉसेस में जाने वाली है, ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी आगे, एक काम करता हूं मैं पैसा निकाल लेता हूं। सो ऐसे केसेस में अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पैसा डूबने वाला है, तुम पैसा निकाल सकते हो, यानी तुम अपना शेयर किसी और को बेच सकते हो, तुम शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, ये तुम फ्रीली कर सकते हो। अगेन मैं जो भी सिखा रहा हूं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं पब्लिक लिमिटेड के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं, मैंने यहां पे लिखा भी था कि मैं पब्लिक लिमिटेड के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं, नॉट अबाउट प्राइवेट लिमिटेड, वो एक सेपरेट कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। लेकिन ये पूरा चैप्टर जो है, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड पे बेस्ड है, मैं तुम्हें वही बता रहा हूं कि अपन पब्लिक लिमिटेड के बारे में बात करें। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स क्या बोलता है कि अगर तुम चाहो कि कल तुम्हें तुम्हारा हिस्सा बेचना है, तुम्हारा शेयर बेचना है, तो शेयर मार्केट है,
तुम ब्रोकर के थ्रू अपना हिस्सा बेच सकते हो, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अपना मार्जिन बुक कर सकते हो और निकल सकते हो, किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फिर फर्दर। और यही ताकत है पब्लिक इन्वेस्टमेंट की कि तुम भी फ्री हो इन्वेस्टमेंट के लिए और कंपनी भी फ्री है, उसे भी किसी से भी इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अधिकतर ऐसा होता है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि तुम पढ़ते नहीं हो, वो है मैनेजमेंट और ओनर्स दोनों डिफरेंट होते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैनेजमेंट और ओनर्स दोनों सेम है? लगता है कि नहीं लगता है कि अरे भाई ओनर ही तो है जिसने कंपनी को बिल्डअप किया है, प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड लेके आया है, मतलब अंबानी ही सब कुछ है रिलायंस के, अदानी ही सब कुछ है अदानी पूरी कंपनी के, या जेफ बीजोस ही सब कुछ अमेजन के हैं, या टेस्ला ही सब कुछ मतलब अपने एलॉन मस्क का है सब। नहीं, समझो इस बात को, ओनर्स बहुत डिफरेंट होते हैं, मैनेजमेंट बहुत डिफरेंट होता है। तो जब तुम प्राउडली कहते हो ना अरे जेफ बीजोस की तो है अमेजन, अरे भैया जो हमारे, मैं बार बार एलॉन मस्क को भूल जाता हूं, जो एलॉन मस्क है उन्हीं की तो है टेस्ला, है वो ओनरशिप वाला फैक्टर है, लेकिन उनका एक अलग रोल है, ओनरशिप का एक अलग रोल है और मैनेजमेंट का एक अलग रोल है। मैनेजमेंट बिजनेस को चलाता है, बिजनेस को रन करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है। ओनर्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन मैंडेटरी भी नहीं होता कई बार, तो वो डायरेक्टर वाली बात अलग है, फिर मैं उस लेवल पे नहीं जाना चाहता। बट हां, कंपनी का मेन एसेंस ही यही है कि ओनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट। भैया तुम भी हिस्सा खरीद के बिजनेस में ओनरशिप गेन कर लेते हो। मान लेते हैं किसी कंपनी का तुमने 10 रुपए का एक हिस्सा खरीद लिया, सिर्फ एक शेयर खरीदा, तो बेटा ओनर तो तुम भी कहलाओगे बिजनेस के। तो क्या कल से तुम मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर लोगे? मतलब तुम 10 रुपए लगा के कल रिलायंस के ऑफिस में चले जाओ, तुम जानते हो मैं कौन हूं, मैं ओनर हूं, ऐसा नहीं होता। ओनरशिप बहुत डिफरेंट है, मैनेजमेंट बहुत डिफरेंट है। तो कंपनी का ये एसेंस है कि ओनर विल ऑलवेज बी डिफरेंट एंड मैनेजमेंट विल ऑलवेज बी डिफरेंट। तो मेरे को इतना सिर्फ इसलिए बताना था, मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि अपन ने बहुत सारी थ्योरी की है, देयर इज अ लॉजिक। अगर आज तुम मेरे साथ इतना बैठने को तैयार हो तो मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें इतने ही डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगेन मैं वही चीज एम्फेसाइज करूंगा, आईएससी के अंदर दिस काइंड ऑफ कंटेंट मैटर्स अ लॉट। अगर तुम नहीं जाओगे परेशानी होनी है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चंस ट्रिकी आते हैं। एंड तुम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लो आईएससी के, यू विल फिगर आउट कि कुछ ना कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स रही थे। लास्ट टाइम पार्टनरशिप में रहा था, उससे लास्ट टाइम शेयर्स में रहा था, तो ये सरप्राइज एलिमेंट तुम्हारे साथ ना हो, ये डिटेल में पढ़ते चलना, क्योंकि आगे भी ऐसी चीजें हैं जो कि तुम्हें ये चीज का लेसन देंगी। तभी मैंने ये एफ वाला पॉइंट बहुत डिफरेंट रखा, मैंने बाकी चीजों को अलग समझाया। तो एटलीस्ट तुम्हारे पास यहां तक के नोट्स हैं, और अगर तुमने नोट्स बनाए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नोट्स तुम मुझसे इंस्टाग्राम पे शेयर करो, अपनी स्टोरी डालो और मुझे टैग करना मत भूलना। धन्यवाद।